Hello students, how are you all? So in today's class we will be discussing our new topic, that is theory of supply. Theory of supply it's quite similar to theory of demand, लेकिन उसका opposite है. क्या है उसका ऑपोजिट है. जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है प्राइस को लेकर या फिर अदर डिटर्मिनेंट्स को लेकर. जब हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे तो सप्लाई के बारे में हम प्रोड्यूसर को लेकर चलेंगे कि प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स और प्राइस को लेकर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है. तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई है क्या. बहुत कॉमन टॉपिक है सप्लाई है क्या. अब बहुत से ये कहेंगे सर सप्लाई है जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, एक प्रोड्यूसर जो है जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस करता है एक मार्केट में उसको हम सप्लाई कह देते हैं. तो सप्लाई अगर प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हो तो सप्लाई तो फिर किसके बराबर हो गई, जीडीपी के बराबर हो गई. जीडीपी कह सकते हैं हम, या फिर उसको स्टॉक ऑफ कमोडिटीज कह सकते हैं हम. तो क्या ये तीनों चीज़ें एक हैं? नहीं, सप्लाई इनसे क्वाइट डिफरेंट है. सप्लाई बेसिकली क्या है, पहले जीडीपी के बारे में बात करते हैं. जीडीपी और स्टॉक ऑफ कमोडिटीज क्या होते हैं. जीडीपी होता है कि एक प्रोड्यूसर के पास टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स यानी क्वांटिटी में देखा जाए तो उसके पास कितनी गुड्स उसके पास अवेलेबल हैं, उसके पास खुद के पास अवेलेबल हैं गुड्स, टोटल प्रोडक्शन कितनी की हुई है उसने, उसको हम स्टॉक कह सकते हैं या फिर जीडीपी कह सकते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं सप्लाई की तो उन गुड्स में से जो टोटल प्रोड्यूस एक प्रोड्यूसर ने किया है उन गुड्स में से कितनी गुड्स को वो मार्केट में बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पर रेडी है. याद रखिए यहाँ पर मैंने प्राइस का कॉन्सेप्ट लिया. जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम वहाँ प्राइस पर रिलेट नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर कितनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पास कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हैं, अवेलेबल हैं. लेकिन सप्लाई कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्केट में प्राइस की रिलेट करके, यानी एक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर एक प्रोड्यूसर उन टोटल क्वांटिटीज जो उसने प्रोड्यूस की हैं उसमें से कितना क्वांटिटी को वो बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है मार्केट में उस पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको हम कहते हैं सप्लाई. एग्जांपल के तौर पर आपके पास आपने गुड्स लाइक 100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की हुई हैं, लेकिन मार्केट में प्राइस बड़ा ही कम जा रहा है, मार्केट में प्राइस बहुत ही लो जा रहा है. तो क्या आप सबके 100 के 100 यूनिट्स बेच दोगे? नहीं ना. आप क्या करते हो? होल्ड करते हो. तो जो होल्ड करते हो, मान लीजिए आप सिर्फ 50% यूनिट्स यानी 50 यूनिट्स को बेचना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्राइस पर, बाकियों को होल्ड करते हो. तो यहां पर जो सप्लाई रहेगी वो 100 नहीं, यहां पर सप्लाई होगी कितनी? 50, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस पर एक प्रोड्यूसर जो है सिर्फ 50 यूनिट्स बेचना चाहता है मार्केट में. तो यहां पर सप्लाई हो गई कितनी? 50. और यहां पर प्रोडक्शन अगर बात की जाए, स्टॉक की बात की जाए, तो हम पूरी कंप्लीट गुड्स जो प्रोड्यूस की गई हैं उनको स्टॉक कहेंगे. तो बेसिकली वो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? तो सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that the producers are willing, very important word, are willing, producer are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time. एक point of time पर कितने डिफरेंट प्राइजेस पर वो कितनी गुड्स, किस क्वांटिटीज गुड्स को बेचना चाहता है, विलिंग कर रहा है सेल करने के लिए, उसी को हम कहते हैं सप्लाई. क्लियर है? एक बार और याद रखिएगा, सप्लाई जो है आपका वो फ्लो कॉन्सेप्ट है. क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है. जबकि हम को अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक तो नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है. क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है. अगर आप रिलेट करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था फ्लो कौन से होते हैं और क्या नाम है स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है. अगर किसी को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जहां पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. ओके. सो सबसे पहले थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं. सप्लाई के बारे में आप जान गए होंगे. सप्लाई क्या है? एक प्रोड्यूसर जो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट प्राइजेस पर, जो मार्केट में प्राइजेस अवेल हैं, उस प्राइस पर कितनी गुड्स को वो विलिंगली या फिर कितनी गुड्स को वो बेचना चाह रहा है, उसको ही हम बेसिकली सप्लाई कहते हैं. याद रखिए, कितनी प्रोड्यूस कर रहा है उसको सप्लाई नहीं कहते, बल्कि उस प्रोड्यूस में से कितनी वो उस प्राइस पर बेचना चाहता है उसको हम सप्लाई कहते हैं. क्लियर है? तो सप्लाई क्या है? सप्लाई रिफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोडक्ट फॉर अ फर्म इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम.
ठीक है। स्टॉक इसके रिफर्स में क्या हो जाता है, टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास जो क्या है अवेलेबल है। सप्लाई क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक पीरियड ऑफ टाइम में हम इसको मेजर करते हैं, मंथली, वीकली, ईयरली, क्वार्टरली। लेकिन स्टॉक क्या है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। ओके, सप्लाई ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नो डाउट मैंने कह दिया आपको कि प्राइस से रिलेटेड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टॉक जो है उसको प्राइस इफेक्ट नहीं रहता, यानी वो सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेंट्री है, उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं, आपने प्रोड्यूस करके अपने पास रख दिया। लेकिन जब प्राइसेस हाई रहेंगे तो आप क्या है उसको बेचेंगे, तो जब प्राइसेस पर आप बेचेंगे तभी बेचेंगे, जब आप बेचते हैं उसको, आप विलिंगली जब उसको सेल के लिए अवेलेबल कराते हैं तभी वो सप्लाई बनती है। तो प्राइस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्लियर एवरीबॉडी, सप्लाई और जीडीपी या फिर आप कहो स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है। सप्लाई प्राइस से रिलेटेड है जबकि स्टॉक प्राइस से रिलेटेड नहीं है। बात करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई का क्या मतलब है। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर गुड्स जो है आप कितनी सप्लाई कर रहे हो, कितनी बेच रहे हो, यानी एक प्राइस के चेंज होने की वजह से अब सेम कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी आप सेल आउट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। यानी एक गुड का, कोई भी एक गुड्स ले लीजिए, आप एप्पल ले लीजिए या फिर मैंगो ले लीजिए या फिर कोई मशीनरी ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उन प्राइसेस में चेंजेस होने की वजह से आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई करते हो, गुड्स को नहीं बदलते हो, सप्लाई को चेंज नहीं कर देते हो, प्रोडक्ट चेंज नहीं कर देते हो, आप सेम गुड को कितना सेल आउट करते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में देते हो कि कम क्वांटिटी में देते हो, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। जब शेड्यूल की हम बात करते हैं बेसिकली, तो शेड्यूल बेसिकली क्या होता है, टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम टेबल में बताते हैं कि क्या चीज़ है, कुछ क्वांटिटीज़ लेकर हम टैबुलर या फिर क्वांटिटेटिव डेटा लेकर उसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम कहते हैं शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली क्या है, टेबल है शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब बेसिकली जैसे डिमांड में भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व या फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था और मार्केट डिमांड शेड्यूल था, सप्लाई में भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। इंडिविजुअल का मतलब है एक इंडिविजुअल, एक सिंगल प्रोड्यूसर कैसे रिलेट करता है प्राइस को लेकर, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई करता है सेम गुड्स की, बेसिकली उसको हम यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के बारे में बात की जा रही है, बाकी सब प्रोड्यूसर्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और मार्केट सप्लाई में हम एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को लेते हैं, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब प्रोड्यूसर्स को हम यहाँ लेते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो इंडस्ट्री भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर गुड के रिलेटेड इंडस्ट्री में कितनी सप्लाई है, तो मार्केट सप्लाई को हम इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई में सिंगल एक इंडिविजुअल के बारे में बात की जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म इन द मार्केट। सिर्फ एक ही फर्म या फिर एक ही प्रोड्यूसर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। लाइक अगर आप बात की जाए मोटर व्हीकल्स की, अगर बात की जाए तो फोर व्हीलर्स तो बहुत सारी कंपनीज बना रही है, ह्यूंडई, होंडा, टाटा मोटर्स हैं, टोयोटा है आपका, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बना रही हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं, हम मान लीजिए हम सिर्फ बात करते हैं सुजुकी की, मारुति सुजुकी की हम बात करते हैं, या फिर सिर्फ हम बात करते हैं किसकी, ह्यूंडई की बात करते हैं। तो जब हम एक की बात करते हैं तो बेसिकली वो मार्केट इंडिविजुअल आ जाएगा, वो इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में आता है। लेकिन सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को हम एक साथ ले लेते हैं तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है, या फिर हम उसको कह देते हैं मार्केट सप्लाई। क्लियर है। अगर सप्लाई शेड्यूल की बात की जाए, मैंने कहा टैबुलर प्रेजेंटेशन है, तो टेबल में आप देख सकते हो प्राइस ऑफ गुड 5, 10, 15, 20 गिवन है। आप ही बताइए अगर प्राइस बढ़ेगा एज अ प्रोड्यूसर आप ज़्यादा क्वांटिटी सेल आउट करोगे कि कम। जब प्राइस बढ़ता है किसी चीज़ का, तो प्राइस बढ़ता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी सेल आउट करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा फायदा। प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचिए, अपने आप को प्रोड्यूसर मानिए कि आपके पास कोई चीज़ है, आपने 5 में खरीदी, अब वो 15 में बिक रही है, तो आप 15 में बेचोगे उसको, या फिर जो 5 से कम आ जाएगी तब बेचोगे, ज़्यादा में बेचोगे ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ पर हमें। नेक्स्ट है हमारा मार्केट सप्लाई।
मार्केट सप्लाई की बात की जाए तो मार्केट सप्लाई क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्री है, इसमें एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ जाते हैं और इसको हम इंडस्ट्री भी कहते हैं। और जब शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल में टैबुलर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो प्रोड्यूसर्स हैं, दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी, दो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, तो दोनों को मिलाकर जो हमारा बनता है, जैसे जब 5 प्राइस था तो 0 था, जब 10 प्राइस हुआ, हमारा प्राइस कितना हुआ, जब 10 प्राइस हुआ तो 10 फर्म ए बेच रही थी, 5 सप्लाई जो था फर्म बी का था, तो दोनों को मिलाकर टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमारा जो फाइनल समअप है 15, 30, 45, इनको एडअप कर कर, इनको सबको एडअप कर कर जो हमारा फाइनल समअप है, इसी को हम कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल या फिर मार्केट सप्लाई। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट कर्व की बात कर लेते हैं। कर्व सिंपली कर्व प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इंडिविजुअल थोड़ा सा वर्टिकल टाइप का होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंडिविजुअल सप्लाई करके हम जब बात करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह होता है, एकदम जैसे कि ये इस तरह की आप बात करें तो एकदम इस तरह होता है थोड़ा, अगर ये जैसे कि एक्स एक्सिस है और इस तरह बात किया थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब थोड़ा नॉर्मली थोड़ा वर्टिकली शेप में ज़्यादा होता है, वर्टिकल स्लोप ज़्यादा बनता है उसका, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक ही प्राइस है, एक ही क्वांटिटी की बात की जा रही है। लेकिन जब हम मार्केट कर्व की बात करते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने दो फर्म्स की सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स ली हैं, ए की और बी के, जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरा जो सप्लाई है वो बढ़ता है, सप्लाई के बढ़ने की वजह से वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली टिल्ट हो जाता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो होती है वो वाई एक्सिस की तरफ उसका स्लोप ज़्यादा होता है, और जब हम मार्केट सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो उसका एक्स एक्सिस की तरफ स्लोप जो है ज़्यादा होता है। वो देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा थोड़ा झुका हुआ है, और इन तरफ देखें इस तरफ का वाई एक्सिस की तरफ झुकाव है इसका ज़्यादा, और इसको हॉरिजॉन्टल हम कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सबमिशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड्स आ सकते हैं आपको, इसको हॉरिजॉन्टल सबमिशन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सबमिशन भी कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली टिल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, तो ये थे हमारे कर्व्स एंड सप्लाईज। नाउ क्वेश्चन एक, व्हाट इज मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ अ कमोडिटी? मिनिमम सप्लाई प्राइस, नाम में ये मिनिमम सप्लाई प्राइस, यानी एक मिनिमम प्राइस जिस प्राइस पर एक प्रोड्यूसर जो है मार्केट में अपनी प्रोड्यूस को या कमोडिटी को सेल करने के लिए रेडी है, उस मिनिमम प्राइस को हम कहते हैं मिनिमम सप्लाई प्राइस, या फिर जिस प्राइस पर वो उस सप्लाई को करता है। अगर उससे नीचे प्राइस जाता है तो वो सप्लाई बंद कर देगा, वो मार्केट में उसके पास गुड्स तो रहेंगी लेकिन वो सेल आउट नहीं करेगा उस अगर प्राइस मिनिमम सप्लाई प्राइस से नीचे गया तो। ना बात करते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मीन का मतलब होता है कि कितना झुकाव है उसका, यानी कितना टिल्टेड है वो। अब बेसिकली ये क्या बताता है, ये रेशियो बताता है चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसका बीच का रेशियो जो होता है, यानी जैसे जैसे भी आप, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि इस प्राइस की अगर बात की जाए, प्राइस में चेंजेस कितना हो रहा है, क्वांटिटी में चेंजेस कितना हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस में चेंज कितना हुआ 5, और यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ 5 पर 5 से लेकर, मान ली सॉरी इसको ले लेते हैं, यहाँ पर प्राइस कितना था 10 और मेरा कितना था 15, यहाँ पर प्राइस हुआ 15, चेंज 5 का, मेरा क्वांटिटी सप्लाइड कितने से हुआ, ज़रा चेंज हुआ, देखिए कितना हुआ 30 हो गया, चेंज कितने का हुआ 15 से चेंज हो गया। तो इसी रेशियो को हम बेसिकली कहते हैं क्या, स्लोप है ये हमारा क्वांटिटी सप्लाइड का, क्वांटिटी सप्लाई या फिर सप्लाई कर्व का। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर एवरीबॉडी? तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व सिंपली याद रखिए, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर है? The ratio is constant at all points of straight line supply curve. It points to the fact that the slope of a straight line curve is constant, or that there is a linear relationship between प्राइस, यहाँ पर मिसिंग है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एक लीनियर रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का, अगर एक कांस्टेंट लाइन आपकी बन रही है तो, यानी बराबर का चेंज हो रहा है, रेशियो 1:1 है आपका।
नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे कि हमने डिमांड में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी सेम है कि कैसे सप्लाई रिएक्ट करती है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं तो सप्लाई के तौर पर अगर हाई प्राइस रहा तो सप्लाई भी ज़्यादा रहेगी, अगर प्राइस लो रहा तो सप्लाई भी कम रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप रिलाय करता है, यानी अगर प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट की गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात की जाए तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी, ये ऑपोजिट टू डिमांड है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो आप अपनी सप्लाई कट कर लोगे, सोचोगे कि जब आपके गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तभी आप उसको बेचोगे। तो सप्लाई आपका ऑपोजिट रिलेशनशिप रहेगा सब्स्टिट्यूशन का। अगर बात की जाए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाए तो पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एक साथ चलते हैं तो आप अदर गुड के प्राइसेस भी, सप्लाई भी क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे, क्योंकि सेम लेवल पर वो चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स। ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा रही है तो हमने मार्केट कर्व और इंडिविजुअल कर्व में भी देख लिया। नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा रही तो सप्लाई भी ज़्यादा रहेगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम रही तो सप्लाई भी हमारी क्या रहेगी? कम रहेगी। नेक्स्ट है गोल ऑफ द फर्म। अगर गोल का प्रॉफिट अर्न करना है तो वो हायर प्राइजेस पर सप्लाई ज़्यादा करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा। लेकिन अगर उसका मेन ऑब्जेक्टिव सेल है, फर्म का प्रॉफिट अर्न करना है तो सप्लाई ज़्यादा करेगा हाई प्राइसेस पर। लेकिन अगर सेल मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो कम प्राइसेस पर ज़्यादा सप्लाई करेगा, यानी प्राइसेस कम तो सप्लाई ज़्यादा करेगा। अगर सेल मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है तो हाई प्राइसेस पे ही वो सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि कॉस्ट की हम बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल की बात करते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था लेबर एंड कैपिटल के बारे में। तो अगर वो सस्ते मिल रहे हैं, अगर वो लो कॉस्ट मिल रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर वो महंगे मिल रहे हैं, हाई प्राइस है, हाई कॉस्ट है उनकी, तो आप सप्लाई क्या कर दोगे? कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि प्राइस आपका ज़्यादा लग रहा है, लागत आपकी ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो रही है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करते हो, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो हाई सप्लाई होगी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी? वहाँ पर लो हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस की अगर बात करें, अगर आपको ये लग रहा है मार्केट में फ्यूचर में प्राइसेस ज़्यादा होने वाले हैं तो आप अभी अपना सामान क्यों बेचोगे? फ्यूचर में बेचोगे ना। ये तो ऐसा है जैसे कि आपके पास कुछ शेयर्स हैं किसी कंपनी के, वो कंपनी के शेयर्स आपको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप अभी बेचोगे? नहीं बेचोगे ना। ऑब्वियस ही बात है, फ्यूचर में बेचोगे तो करंट में उसकी सप्लाई क्या कर दोगे? कट कर दोगे, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइसेस हाई होने का अंदाज़ा आप लगा रहे हो, और अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे प्राइसेस, तो आप अभी के लिए करंट सिचुएशन में क्या करोगे? सप्लाई को बढ़ा दोगे। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर हाई टैक्सेस हैं, टैक्सेस हाई हैं, सब्सिडीज कम हैं, तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई भी कम होगी। और अगर लो टैक्सेस हैं और सब्सिडीज ज़्यादा हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। वहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप था, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर प्राइस घटता है तो सप्लाई भी हमारी क्या हो जाती है? घट जाती है। दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रिलाय करता है। कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अदर डिटर्मिनेंट्स को अगर हम कांस्टेंट रख दें, सिर्फ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी को ही हम देखेंगे, बाकी के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे? हम कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर है? उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे कि टैबुलर प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो, 10 से 11 हुआ प्राइस, फिर 12 हुआ, इंक्रीज हुआ, तो हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है? 100, 200, 300 ये इंक्रीज हो रही है। क्लियर एवरीबॉडी?
ना लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व देखो तो ये जो है एक इस तरह कांस्टेंट रेंज में चलेगी कर्व हमारा, अगर लॉ ऑफ सप्लाई चलता है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में, यानी आप देखेंगे कि पॉइंट रहेगा, ये अपवर्ड स्लोप दिखाई देगा, इसका क्या स्लोप दिखाई देगा, अपवर्ड नीचे से। अब अगर डिमांड की बात करें हम आपको समझाने के लिए, डिमांड का स्लोप ये था, डाउनवर्ड स्लोप था, लेकिन हमारा सप्लाई कर्व का स्लोप क्या है, अपवर्ड। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, और सप्लाई कर्व का स्लोप जो होता है वो अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर जाता है, और डिमांड जो है ऊपर से नीचे आते हैं प्राइस को अगर रिलेट किया जाए तो। अजम्पशंस करें, अजम्पशंस वही है लॉ ऑफ डिमांड, अदर जितनी भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उन सबको क्या रखें, कांस्टेंट रखें, उनमें चेंज ना करें। देयर इज नो चेंज प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज गोल ऑफ द फर्म, देयर इज नो चेंज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, सिर्फ कमोडिटी का ऑन प्राइस जो है वो ही चेंज करेगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें सप्लाई कर्व जो आपकी है वो लॉ को फॉलो ना कर कर डाउनवर्ड स्लोप डिमांड की तरह बन जाती है, डाउनवर्ड स्लोप हो जाती है जिसमें आपकी सप्लाई कर्व, ठीक है, वो कौन कौन से, यानी जिनमें नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ता है तो उनका जो सप्लाई है कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। कभी कभी ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। वो कैसे कैसे, एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट नेचर पर डिपेंड करता है, तो नेचर पर डिपेंड करता है तो उससे प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर नेचर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई तो सप्लाई ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो सप्लाई आपको फिर भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस भले ही कम हो गए लेकिन सप्लाई आपको फिर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की कंडीशन में वो आ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। क्लियर है। गुड्स की अगर बात की जाए, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन यानी जो शो ऑफ गुड्स होती हैं, उनमें भी आपका जो सप्लाई है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो उसमें चेंज नहीं होता, एक कांस्टेंट लेवल पर ही सप्लाई रहती है, चाहे आप जितना ही प्राइस हाई कर दो। पेरिशेबल गुड्स की बात की जाए तो चाहे आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में प्राइसेस बढ़ा दे, लेकिन पेरिशेबल का आपको है खराब हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, सस्ते में वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हो, क्योंकि वैसे भी वो खराब हो ही जानी है, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता। याद रखें, इन तीन कंडीशंस में लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता, एग्रीकल्चर आउटपुट, गुड्स फॉर सोशल डिस्टिंक्शन एंड पेरिशेबल गुड्स। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। जब हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं या फिर मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व की बात करते हैं, तो याद रखिए बाकी के सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड में चेंज करेंगे, ऑन प्राइस में, ठीक है, उसके प्राइस की वजह से एक गुड की सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की, जैसे डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड की हम बात करते थे, सारे डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस में चेंजेस होने की वजह से आप कैसे उसकी गुड्स की क्वांटिटी को कितना सप्लाई करते हो। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस आती हैं हमारी, अगर ऑन प्राइस बढ़ता है तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, और अगर फॉल इन इट्स ऑन प्राइस, फॉल होता है तो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है सप्लाई कर्व का। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलर टू डिमांड है, सिर्फ क्या है उसका ऑपोजिट यहाँ पर चल रहा है। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में देखिए, अगर प्राइस बढ़ रहा है 1 से 5 हो गया तो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ से 1 से 5 हो गई, तो यहाँ से मेरा जो है एक्सटेंशन हो गया, यहाँ पर जो है ये एक्सटेंशन हो गया, यानी फेल गया, वाइड हो गया। ये अब ये यहाँ से डिस्टेंस देखिए आप, एक्सटेंशन हम देखेंगे वाई एक्सिस से ना कि, और डिमांड का एक्सटेंशन कहाँ पर देख रहे थे, एक्स एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से देखिए ये डिमांड क्या हो गया, यहाँ पर बहुत छोटा सा गैप था और ऊपर जाकर कितना बड़ा गैप हो गया, इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जब सप्लाई 5 था तो यहाँ पर गैप देखिए कितना बड़ा था सप्लाई कर्व और वाई एक्सिस के बीच में, और जब उसको कम किया तो देखिए क्या हो गया, गैप बहुत छोटा हो गया, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना, वो सिकुड़ गई कर्व आपकी जब प्राइसेस को आपने क्या किया, डाउन किया। तो ये था हमारा क्या था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस जो है घटता है, हमारा यहाँ पर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा
चेंज इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई। तो वहां पर चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड था, यहां पर बात हो रही है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब है कि पहले मैं मार्कर बेच रहा था, स्टाइलिश बेच रहा था, अब इसकी मार्केट में प्राइसेस कम हो गई तो मैंने ये प्रोडक्ट छोड़कर जिसकी मार्केट में डिमांड है उस चीज़ को मैंने, जिस चीज़ के प्राइसेस मार्केट में ज़्यादा हैं उस चीज़ को मैंने बेचना शुरू कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो सप्लाई अगर गिरती है, सप्लाई फॉल्स होती है तो डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं, और डिक्रीज इन सप्लाई में किस वक्त होता है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है हमारा सप्लाई कर्व। अगर सप्लाई जब राइज होती है तो इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई में हम क्या करते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट होती है। और यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है, अदर डिटरमिनेंट्स में चेंजेस होते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी में, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, टैक्सेशन पॉलिसीज में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस में, वो सब चेंज होता है, उनकी वजह से हमारा शिफ्ट होता है। और सिर्फ प्राइस में अगर चेंज करते हैं तो मूवमेंट होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, अदर थिंग्स में जो है हमारा चेंज हो रहा है, चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो इसमें भी देख सकते हैं अगर डिक्रीज होती है सप्लाई कर्व तो बैकवर्ड शिफ्ट होती है, यानी ये आपकी सप्लाई कर्व थी S1, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, लेफ्ट साइड चली गई आपकी, इसको हम कहते हैं आपका डिक्रीज इन सप्लाई। और राइटवर्ड शिफ्ट होता है किस में? जब फॉरवर्ड आगे बढ़ता है आपका, जब सप्लाई इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन सप्लाई, तो कहां पर शिफ्ट हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। प्राइस को क्या लिया हुआ है? कांस्टेंट रखा गया है। प्राइस यहां पर क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, अब क्या क्या कोजेस हैं? अगर कोजेस की बात की जाए तो कोजेस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होना, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस बढ़ना, फैक्टर के प्राइसेस कम हो जाना, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। आप सिंपल याद रखिए जहां पर सप्लाई बढ़ रही हो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट टू सेल, डिक्रीज इन द टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है कोजेस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई क्या क्या है? उसका ऑपोजिट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करना जहां पर सप्लाई हमारी डिक्रीज कर रही हो, इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, इन एक्सपेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट टू सेल टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज इन टैक्सेशन। क्लियर एवरीबॉडी? सेम है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको सिर्फ ये देखना है सप्लाई कहां पर इंक्रीज हो रही है ना। बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के प्राइस में अगर चेंजेस करते हैं तो सप्लाई में कितना ज़्यादा चेंज होता है, सप्लाई कितने से चेंज होती है, क्वांटिटी सप्लाइड बेसिकली, उसको हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है लेकिन आप यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड की ही बात हो रही है क्योंकि हम प्राइस से रिलेट इसको कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या बताता है? ये बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। इतना याद रखिए, अगर प्राइस में चेंज ज़्यादा है और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम है तो वो कहलाएगा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी वो इन इलास्टिक आपका कहेगा, या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी आप इसको कह सकते हो। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी मीन्स वन, यूनिटरी इलास्टिक आप इसको कह सकते हो, या फिर इन इलास्टिक आप कह सकते हो। सप्लाई सेड टू बी इलास्टिक, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कम है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो उसको हम कह देते हैं मोर देन इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्या कह देते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और उसको आप कह सकते हो इलास्टिक भी कह सकते हैं। अगर इक्वल है, इक्वल चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। ये डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी प्राइस आप कितना ही चेंज कर लो लेकिन क्वांटिटी में क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है, वो रिजिड है, तो इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कहला जाता है, जहाँ पर इलास्टिसिटी 0 होती है। और अगर इनफिनाइट इलास्टिसिटी है ऑफ सप्लाई, या फिर परफेक्टली इलास्टिक है जहाँ पर प्राइस में आप प्राइस कांस्टेंट है और आपका क्वांटिटी सप्लाई चेंज होते चले जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या कह देते हैं? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? ओके, अब इसको कर्व की फॉर्म में अगर आप देखें
तो ये ग्रेटर दैन 1 की फॉर्म में आ जाता है, ग्रेटर दैन 1 है यहाँ पर लेस दैन 1 की फॉर्म में कर्व इस तरह बनती है अगर इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक लेस दैन 1 है, और आपका यूनिटरी इलास्टिक है तो एकदम 45 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन बनता है आपका, जिसमें परसेंटेज सेम होता है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो देखिए प्राइस में आप कितना ही चेंजेस कर लीजिए, हमारा सप्लाई जो है एकदम रिजिड है, एक ही पॉइंट पर है। इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पर ई एस इक्वल टू 0 होता है। और परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है आपका, परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड हमारा चेंज चलता रहता है। कितना ही क्वांटिटी यहाँ पर सप्लाई चेंज कर लो वो इन इलास्टिक है, इन्फिनिटली वो चेंज होता रहेगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया ना। परसेंटेज चेंज मेथड की बात की जाए तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस में की वजह से हमारा क्वांटिटी सप्लाई कितने से चेंज हो रहा है उसको हम परसेंटेज चेंज मेथड कहते हैं। अगर इसका अल्टरनेट मेथड एक ये भी है न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिसको आप देख सकते हो क्लियरली, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड इन 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इनटू 100। अगर और इसको थोड़ा सा चेंज करें तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। इस तरह जो है आप ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो है सप्लाई वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड है, और यहाँ से आपको इलास्टिसिटी भी समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मेथड में हम कर्व की फॉर्म की हेल्प लेकर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, अपना क्या है इलास्टिसिटी निकालते हैं। हाईली इलास्टिक में क्या होगा, जब ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस थोड़ा कम हो और हमारा क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं हाईली इलास्टिक। ये लेस हो और ये मोर हो, इसको हम कहते हैं हाईली इलास्टिक है। लेस इलास्टिक में प्राइस में ये चेंज जो है ये ज़्यादा हो और हमारा क्वांटिटी सप्लाई जैसे आप कर्व में देख सकते हो ये लेस इलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक भी आप इसको कह सकते हो, ओके इन इलास्टिक भी कह सकते हो। तो ये आपका लेस हो तो इसको हम कहते हैं क्या हो जाएगा कि ये लेस इन इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक की बात की जाए तो इक्वल चेंज होगा, ये इक्वल रहेगा, ये चेंज इक्वल रहेगा, क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर रहेगा, उसको हम यूनिटरी इलास्टिक कह देंगे। परफेक्टली इलास्टिक में हमारा क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई कर्व प्राइस को कुछ भी चेंज करो सप्लाई कर्व हमारी एक तरह पर चेंज होती रहेगी। और परफेक्टली इन इलास्टिक की अगर बात की, सॉरी ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, चेंज है थोड़ा, ये इन इलास्टिक है जहाँ पर एस इक्वल टू 0 है। और अगर परफेक्ट इलास्टिक में आप प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, प्राइस आपका फिक्स है, तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहेंगे जहाँ पर इन्फिनिटी रहेगा। समझ में आया, कर्व की फॉर्म में आप उसको देखोगे और सिंपली आपको क्या करना है, ये गैप मेजर करना है, प्राइस में कितने का चेंज है और क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज है। अगर ये इक्वल है तो यूनिटरी इलास्टिक, अगर ये ज़्यादा है यानी प्राइस में कम है क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा है तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और अगर प्राइस में ज़्यादा है तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक भी कहते हैं ना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सप्लाई की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो कितनी आसानी से मिल पा रहे हैं, अगर आसानी से मिल पा रहे हैं तो सप्लाई इलास्टिक होगी, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो इन इलास्टिक होगी। नेचुरल कॉन्स्टेंट, अगर नेचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है तो इन इलास्टिक होगी, नेचर पे कम डिपेंडेंट है तो इलास्टिक होगी सप्लाई। रिस्क टेकिंग, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो सप्लाई ज़्यादा करोगे तो इलास्टिक हो जाएगा, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, रिस्क टेकर नहीं हो तो आपकी सप्लाई आप कम करोगे और वहाँ पर सप्लाई इन इलास्टिक हो जाएगी। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो इन इलास्टिक होगी, ड्यूरेबल गुड्स हैं तो इलास्टिक होगी। पेरिशेबल गुड्स है तो इन इलास्टिक होगी, अगर ड्यूरेबल गुड्स हैं तो इलास्टिक होगी आपकी सप्लाई। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो इलास्टिक होगी, ज़्यादा सप्लाई करोगे, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपका कम आप सप्लाई करोगे तो इन इलास्टिक हो जाएगा। क्लियर है। टाइम फैक्टर अगर मैटर करता है कि कितना टाइम आप यूज़ करना है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम फैक्टर लेते हो, लॉन्ग टर्म लेते हो तो लॉन्ग टर्म में सप्लाई इलास्टिक रहेगी, शॉर्ट टर्म में इन इलास्टिक रहेगी, याद रखना, लॉन्ग टर्म में इलास्टिक, शॉर्ट टर्म में इन इलास्टिक। और टेक्निक की अगर बात करें तो इजी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो सप्लाई आपकी ज़्यादा होगी, सप्लाई आपकी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आप जो है क्या करोगे,
इलास्टिक हो जाएगी आपकी सप्लाई। लेकिन अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आप कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हो या लेबर लग रहे हो, तो वहाँ पर सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर थ्योरी ऑफ सप्लाई यूनिट। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मेन चीज़ें जो थी सप्लाई में वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने यहाँ से निकाल दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना न्यू यूनिट दैट इज़ रेवेन्यू एंड कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।